नमस्कार। डेपुटी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग भारत और विश्व का भूगोल साथ साथ करेंगे। उसके वीडियो और इसके वीडियो जो है वो पैरेलल चलेंगे, यानी कि एक वीडियो भारत का भूगोल का हो जाएगा, एक वीडियो विश्व के भूगोल का हो जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। दोनों जो है भारत और विश्व का भूगोल दोनों पैरेलल चलेंगे, यानी कि साथ साथ चलेंगे। कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी आप लोग ना भूलें। और हाँ, आज हम भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो भी इसमें टॉपिक में आपको समझाऊंगा वो समझ में आएगा। जो भी चीज आपको ना समझ में आए या इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे भारत का नामकरण, नाम इसका क्यों पड़ा या इसके कौन कौन से नाम प्रचलित है। इसके बाद में इसकी स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, किस प्रकार से है। इसके बाद में इसका विस्तार कितना है, दुनिया के देशों में हमारी क्या स्थिति है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं भारत की सीमाओं के बारे में कि हमारी सीमाएं किन किन देशों से लगती है, चाहे वो समुद्र की बात हो या वो स्थलखंड की बात हो। तो ये सारी चीजें हम लोग सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत का नामकरण, कि हमारे देश का जो नाम है या हमारे देश के जो अलग अलग नाम रहे हैं सदियों से, वो किस प्रकार से पड़े या नामों का जो क्रम है वो किस प्रकार से चला। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के प्राचीन काल से ही अनेक नाम प्रचलित रहे हैं। प्राचीन काल से अगर हम सबसे पुराने नाम की बात करें तो भारत का सबसे पुराना नाम माना जाता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारत का सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र को इन ग्रंथों में जम्बूद्वीप के नाम से बोला गया था। तो सबसे पुराना नाम है भारत का जम्बूद्वीप। भारत इस देश का दूसरा जो नाम है पुराना वो है आर्यावर्त। आर्यावर्त हमारे देश का दूसरा नाम है। इस नाम की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों का निवास स्थान होने के कारण या आर्य लोगों का निवास क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त बोला गया। ये दूसरा पुराना नाम है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत देश का सबसे प्राचीनतम नाम क्या रहा तो वो है जम्बूद्वीप। इसके बाद में है आर्यावर्त। तीसरे नंबर पे जो नाम है भारत का उसका नाम है भारत। यानी कि जो भारत नाम है ये बाद में तीसरे नंबर पे जाकर के पड़ा। यानी कि अगर हम इतिहास में बात करें भारत के बारे में, अगर हम बात करें कि ये नाम क्यों पड़ा तो इस संबंध में पहले जो बात है वो ये मानी जाती है कि आर्यों का एक राजा था भरत। भरत एक चक्रवर्ती राजा था और इस भरत राजा के नाम के ऊपर ही इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। एक तो ये बात है। एक यूं कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में ऐसा बोला जाता है कि इस क्षेत्र में यानी कि इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में कबीले निवास करते थे। कबीले या जनपद या जन कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर प्राचीन काल में कबीले रहते थे, लोगों के बड़े बड़े झुंड या समूह रहते थे और वो जो झुंड थे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते थे या उन कबीलों का अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व होता था। उसी में कहते हैं कि एक बहुत शक्तिशाली कबीला था। इस कबीले का नाम था भरत। भरत नाम का वो कबीला होता था उस टाइम पे
शक्तिशाली कबीला था और उस भरत कबीले ने कई कबीलों पर आक्रमण करके अन्य क्षेत्रों को जीत लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि उस कबीले के प्रभुत्व के कारण या उस कबीले के उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रभाव के कारण इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ गया। तो भारत के संबंध में ये दो बातें ज्यादा प्रचलित है, एक तो भरत नाम का राजा था और एक भरत नाम का कबीला था, जिसके कारण इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। ये तो भारत नामकरण की बात हो जाती है। तीसरा जो चौथा जो नाम पड़ा है हमारे देश का, उस नाम को कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नामकरण क्यों पड़ा? अगर हम इसकी बात करें तो आपके दिमाग में आम तौर पर दिमाग में ये जाता है कि हिंदुओं का ये निवास क्षेत्र रहा है प्राचीन काल से ही, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो हिंदुस्तान नाम पड़ा उसकी जो स्टोरी है वो अलग है। ऐसा माना जाता है कि जो ईरानी लोग थे, ईरानी जो शासक थे, वो लोग इस क्षेत्र से जैसे भारत आते थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते, वो जब भारत आए तो जो ईरानी लोग भारत आए तो उनका जो वास्ता पड़ा वो सिंधु नदी से पड़ा। यानी इस क्षेत्र से होकर के यहाँ से कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है और वो नदी इस प्रकार से आकर के और भूमध्य इसमें अरब सागर में गिरती है। तो जो सिंधु नदी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु नदी से होकर के जब ईरानी लोग आए इस क्षेत्र में, ईरानी लोगों का जब प्रवेश हुआ तो उन ईरानी लोगों ने सिंधु नदी को जब पार किया, इस क्षेत्र से आए, तो वो सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाए। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी जो लोग थे, ये लोग स को है बोलते थे, स का उच्चारण है में करते थे। और इसी कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने सिंधु को हिंदू नदी बोला, यानी कि सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाए और इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, इसको सिंधु नदी को नाम दे दिया हिंदू नदी। और यहीं से इन लोगों ने क्या कहा कि इस क्षेत्र के जो निवासी है वो हिंदुस्तानी है, और इस क्षेत्र का नाम उन्होंने सिंधु नदी के ऊपर क्या रख दिया, हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो भारत का हिंदुस्तान जो नामकरण है वो किन लोगों ने दिया था, तो वो ईरानी लोगों ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत बार एग्जामों में पूछ जाती है कि भारत देश का हिंदुस्तान नामकरण किन के द्वारा किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ईरानी जो लोग थे उन लोगों ने सिंधु नदी को जब पार किया तो वो स को है उच्चारण करने के कारण इसको सिंधु नहीं बोल पाए, वो हिंदू बोल गए और यहीं से इस क्षेत्र को हिंदुस्तान और इस क्षेत्र के निवासियों को उन लोगों ने हिंदुस्तानी बोला। तो यहां से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और अगर हम इसके सबूत की बात करें कि हिंदुस्तान नाम के प्रमाण कहां पाए जाते हैं, तो कहते हैं कि जो इसका ईरान का एक शासक था डेरियस प्रथम, ईरान का एक शासक था डेरियस प्रथम, और इस शासक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे और उस अभिलेख का नाम था सूसा अभिलेख। इन सूसा के अभिलेखों में, डेरियस प्रथम के द्वारा लिखवाए गए इन सूसा के अभिलेखों में हिंदुस्तान नामकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ये अभिलेख आज से लगभग 1300 सालों पहले, यानी कि 6वीं जो शताब्दी थी उस टाइम पे ये जो नामकरण है वो प्रचलित हुआ था, या हिंदुस्तान नाम आज से लगभग 1300 साल पहले प्रचलित हुआ था या प्रसिद्ध हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के कारण भारत नाम पड़ा, ये तो हम लोग आसानी से जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ईरानी लोगों द्वारा भारत को हिंदुस्तान नामकरण दिया गया। इसका प्रमाण सूसा के अभिलेखों में मिलता है। जो सूसा के अभिलेख हैं वो डेरियस प्रथम के द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो नाम है भारत का, वो नाम है इंडिया। अगला जो नाम है वो है इंडिया।
अब इंडिया नाम की बात आती है कि भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा। अगर हम इस बात के बारे में पढ़े तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब यूनानी लोग जब भारत आए, जब यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को पार किया और जब भारत में आगमन हुआ उन लोगों का, तो इन यूनानी लोगों द्वारा भी सिंधु नदी का जो उच्चारण है वो सिंधु नहीं किया गया या नहीं कर पाए ये लोग। इन लोगों ने सिंधु नदी को एक और नाम दे दिया और वो नाम था इंडस। इन लोगों ने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया और यहीं से इन लोगों ने इंडस के बेसिन यानी कि सिंधु नदी घाटी थी, इंडस घाटी के निवासियों को इंडियन बोला और इस क्षेत्र को इंडिया बोला। तो ये इंडिया नाम यूनानी लोगों द्वारा दिया गया, यानी कि सिंधु नदी के गलत उच्चारण के कारण ही ये दोनों नाम पड़े। ईरानियों द्वारा सिंधु का गलत उच्चारण हुआ तो हिंदुस्तान नाम पड़ा, यूनानी लोगों द्वारा जब सिंधु का गलत उच्चारण हुआ तो इंडस नाम पड़ा और इसके कारण इसका जो देश का नाम है वो इंडिया पड़ा। जो हमारे देश के जो मैप होते हैं अंग्रेजी में, जो मैप जिनमें अंग्रेजी में अक्षर लिखे हुए होते हैं, उस मैप में आप देखोगे तो उसमें इंडस ही लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि सिंधु नदी के साथ साथ इंडस नाम लिखा मिलता है। हिंदी में अगर हम देखें तो सिंधु नदी नाम लिखा मिलता है। तो ये इंडस नामांकरण जो है वो यूनानी लोगों की देन है। इसके बाद में भारत में आए चीनी लोग, इस क्षेत्र से चीनी लोगों का आगमन हुआ। यहाँ पे नाथुल्ला दर्रा है, ये क्षेत्र है भारत का और चीन का प्राचीन मार्ग रहा स्थल मार्ग। जब चीनी लोग भारत में आए तो चीनी लोगों ने भारत को एक नाम दिया सिंतुको। सिंतुको एक नाम है भारत का, ये चीनी लोगों द्वारा दिया गया, चीनियों ने दिया। अब इसके बारे में जो कहानी जो प्रचलित है या जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि चीनी लोग जो थे, चीनी लोग भी सिंधु को सिंधी नहीं बोल पाए और इन लोगों ने भी सिंधु नदी का जो उच्चारण है वो सिन नाम से किया। इन लोगों ने सिंधु नदी को सिन बोला और इस सिन के कारण या इस नदी के सिन नाम के कारण इस नदी के क्षेत्र को यानी भारत को इन लोगों ने सिंतुको नाम दे दिया। तो सिंतुको चीनियों द्वारा दिया गया नाम है, जिससे इस नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नाम है वो चीनी लोगों द्वारा दिया गया है। यूनानी लोग यानी कि जो अंग्रेजी भाषा के बोलने वाले थे तो इन लोगों ने अंग्रेजी में इंडिया नाम दे दिया। ईरानी लोग जो थे, फारसी भी बोला जाता है, फारसी भाषा के बोलने वाले थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान नाम दे दिया। और भरत नाम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा या एक शक्तिशाली कबीले के नाम पर भरत पड़ा। आर्यवर्त आर्यों के निवास के कारण पड़ा और जम्बूद्वीप भारत का सबसे प्राचीन नाम माना जाता है। तो ये भारत के 6 नाम हैं जो मुख्यतः सदियों से प्रचलित रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान में इनमें से किन किन नामों का जिक्र हुआ है या किन किन नामों का उल्लेख हुआ है, तो भारतीय संविधान में 2 ही नामों का उल्लेख है, एक तो भारत और दूसरा है इंडिया। भारत और इंडिया इन 2 ही नामों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। तो ये 2 ही नाम संविधान के अंतर्गत इन 2 नामों को उल्लेखित है या वर्णित है, लेकिन वैसे भारत के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। तो नामांकरण की अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो नामांकरण है वो इस प्रकार से हुआ। सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप, उसके बाद आर्यवर्त, उसके बाद भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान पड़ा, फिर इंडिया पड़ा और फिर सिंतुको जो है वो नाम पड़ा। तो इसमें इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का इंडिया नाम किसने दिया, तो वो दिया था यूनानियों ने। सिंतुको नाम किसने दिया, चीनियों ने। हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानी लोगों द्वारा दिया गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इन 3 नामों में सिंधु नदी का योगदान है। हिंदुस्तान यानी कि ईरानियों ने सिंधु को हिंदू बोला, यूनानियों ने इसको इंडस बोला और चीनियों ने इसको सिन बोला। इसके कारण सिंतुको नाम पड़ गया। तो ये तो बात होगी इस देश के या भारत के नामांकरण की।
इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं भारत देश के नामांकन के बाद अगला जो हमारा जो इसका पार्ट रहेगा वो है हमारा स्थिति, कि भारत की स्थिति जो है वो किस प्रकार से, किस ग्लोब में, किस गोलार्ध में है। अगर हम उस दृष्टि से बात करें तो इसमें दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं स्थिति के बारे में। स्थिति या हम इसे कहते हैं लोकेशन, कि भारत की जो लोकेशन है वो कहां है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी स्थान की स्थिति की बात आती है या किसी भी स्थान की लोकेशन की बात आती है, तो अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र है और उसकी लोकेशन की बात पूछी जाती है तो वो ग्लोब के संदर्भ में पूछी जाती है कि ग्लोब के ऊपर वो स्थान या वो क्षेत्र कहां स्थित है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति की बात आती है, या भारत की स्थिति की बात आती है, या एशिया महाद्वीप की स्थिति की बात आती है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब के ऊपर हमारे महाद्वीप की, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जिलों की, हमारे गांव की क्या स्थिति है। तो हमें इसके लिए ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है कि जो ग्लोब है उसके ऊपर भारत की क्या स्थिति है। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबीय स्थिति क्या है। हमारे देश की ग्लोबीय स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्लोब के ऊपर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोब के ऊपर 4 गोलार्ध होते हैं। जैसे ये होती है 0 डिग्री अक्षांश, ये इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद में है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर यानी कि इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये जो रेखा है वो हमारी पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब 4 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। ये 4 गोलार्ध हो गए। इन चारों गोलार्धों में अगर हम बात करें कि इसमें यानी कि ग्लोब पर हमारी क्या स्थिति है गोलार्धों में, तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो है यहां। भारत की जो लोकेशन है वो यहां है, यानी कि भारत कहां है। अब ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी प्लस पूर्वी, उत्तर पूर्वी। उत्तर हो गया और पूर्व हो गया। भारत ग्लोबीय दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। तो ये हमारी ग्लोबीय लोकेशन है कि ग्लोबीय दृष्टि से हम कहां स्थित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो महाद्वीपों की अगर हम बात करें कि महाद्वीपीय दृष्टि से भारत कहां स्थित है, तो ये जो क्षेत्र है, अब ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप के जो भारत है वो दक्षिण में पड़ता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये एशिया का ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। महाद्वीप की दृष्टि से बात करें तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। ग्लोब की दृष्टि से बात करें तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्धों में स्थित है।
ये है भारत की लोकेशन कि भारत की स्थिति जो है वो कहाँ है ग्लोबीय दृष्टि से और महाद्वीपीय दृष्टि से। भारत की ये स्थिति है ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्धों में और महाद्वीप की दृष्टि से दक्षिण एशिया महाद्वीप के हम लोग बिल्कुल दक्षिण में पड़ते हैं। तो भारतीय जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं दक्षिण एशिया। तो ये तो बात होगी हमारी ग्लोबीय स्थिति की। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि लोकेशन में भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है या भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, हम लोग जैसे हम बात करते हैं कि 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, इस प्रकार से जैसे डिग्रियां बढ़ती जाती है। यहाँ पर आकर के जैसे 90 डिग्री हो गया, इस प्रकार से हम लोग यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी जैसे 90 डिग्री हो गया, या जैसे यहाँ से हम लोग जाते हैं आगे तो 1 डिग्री यानी कि ये रेखा हो गई, फिर 2 डिग्री हो गई। उस दृष्टि से हम बात करें तो यानी कि डिग्री के हिसाब से हम बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, वो बात हम करेंगे कि भारत कितने डिग्री अक्षांशों और कितने डिग्री देशांतरों पर स्थित है। तो ये स्थिति के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो आएगा यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद में हम बात करेंगे देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की हम लोग बात करें तो देखो यहां पर हमें देखना जरूरी है कि भारत कहां से शुरू होता है। जैसे कि कोई भी प्रदेश है उसकी हम सीमाओं की बात करते हैं कि प्रदेश की सीमा जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका अक्षांशीय विस्तार इतने डिग्री से इतने डिग्री और इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की मुख्य भूमि जो है उसका दक्षिणी बिंदु जो है यहाँ। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है भारत का मुख्य भूमि, यानी कि इसको हम कहते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट। हम लोग डिग्री जो होती है जैसे 8 है, इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। जैसे हमें मिनट लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, और जैसे हमें 8 डिग्री 4 मिनट और 30 सेकंड है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये इसके निशान होते हैं, ये डिग्री का, ये मिनट का और ये सेकंड का। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इसके आगे हम लगाते हैं एन, एन का मतलब नॉर्थ। इसके बाद भारत का जो उत्तरी बिंदु है यहां जहां हमारी सीमा जो है वो समाप्त होती है, यह है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहां पर हम लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि हम लोगों को जब इस प्रकार का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है लेकिन ये पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन दिया हुआ होता है, उसके अंदर दिया होता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट एन से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो उसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो तो भारत के दक्षिण में पड़ता है, तो हम लोग इसको दक्षिणी अक्षांश मान करके उत्तर जो है वो वाला दे देते हैं। लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है कि भारत का ये भाग दक्षिणी भाग है, कि यहाँ जो कन्याकुमारी है हमारा, यहाँ हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये जो बिंदु है वो भारत के दक्षिण में पड़ता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये ग्लोबीय स्थिति है, ये जो है ये ग्लोबीय स्थिति है। तो ग्लोबीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग लिखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की मुख्य भूमि पड़ती है, ये मुख्य भूमि होगा। अब अंडमान निकोबार, जैसे ये जो देख रहे हैं आप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार भारत के जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर स्थित एक द्वीप है।
अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है वो इससे थोड़ा और नीचे पड़ता है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से पहले पड़ता है। अब इसका जो यहां दक्षिणतम बिंदु है ये है 6 डिग्री 45 मिनट। यहां अंडमान निकोबार में जो हमारा सबसे अंतिम यहां पे द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ये जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम भाग है, जहां पर हमारे देश की ये जो सीमा है इसको हम बोलते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। ये भी ध्यान में रखना है। अगर नाम आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। अगर बात आ जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ये है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और ये है आपका अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार का बिल्कुल दक्षिणी बिंदु, जहां 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट की शुरुआत होती है। तो ये आपको दोनों बिंदु यहां पे ध्यान में रखना है। इसका और इसका जो मान है, अक्षांशीय जो मान है उसमें अंतर है। ये 6 डिग्री 45 मिनट n है, नॉर्थ है, यानी कि उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद में हमारा जो पश्चिमी बिंदु है, यहां ये इस बिंदु का मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हमारी जो पश्चिमी बिंदु है उसका मान है। हमारा जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, यहां पर भी पूर्वी आ रहा है। पूर्वी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग गोलकीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा जो मान है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच, ये है हमारा देशांतरीय विस्तार। तो इसको हम लोग बोलते हैं किसको, ये जो विस्तार है हमारा ये वाला, इसको तो हम बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। और हमारा ये जो विस्तार है इसको हम बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। इस प्रकार से ये होता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये अलग अलग होता है। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अलग अलग। इसके बाद में यहां पर एक चीज और जो ध्यान देने योग्य वो ये है कि हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट अगर घटाएं तो हमारा विस्तार कितना बच जाता है, लगभग 30 डिग्री बच जाता है। इसी प्रकार से 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट हम लोग घटाते हैं तो वो कितना बच जाता है। तो वो चीज अगर हम देखें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो जो है वो लगभग सेम है, मतलब 29 पॉइंट कुछ है, लगभग 30 डिग्री हमारा विस्तार है अक्षांशीय और लगभग 30 डिग्री हमारा विस्तार है देशांतरीय। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान में देनी है कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है ये विस्तार भारत के समय में अंतर डाल देता है कि हमारे देश के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में समय में अंतर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, जैसे 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट हम निकालते हैं, तो जैसे ये 25 में से 7 निकालें तो 18,
बच गया मिनट, 97 में से 68 निकाले तो ये बच गया 29। तो ये जो अंतर है, देशांतरीय जो विस्तार है हमारा, जो हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है वो है 29 डिग्री 18 मिनट। अब 29 डिग्री 18 मिनट से हम लोग टाइम निकालेंगे कि समय का अंतर कितना आता है। तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि भारत जो है वो जैसे ग्लोब पर जो अंतर होता है डिग्रियों का, तो जैसे हम लोग ग्लोब की बात करें, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर जैसे ये देशांतर रेखाएं होती है, ये 1 डिग्री हो गई, ये 2 डिग्री हो गई, इस प्रकार से, जैसे इसी प्रकार से यहां होती है। इस प्रकार की जो रेखाएं होती है हमारे ग्लोब पर, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जो खड़ी रेखाएं होती है जिनकी संख्या होती है 360, ये 360 जो रेखाएं हैं ये होती है देशांतर रेखाएं। अब हमारे ग्लोब पर ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इन रेखाओं के कारण समय का निर्धारण होता है। अब समय के निर्धारण की हम बात करें तो जैसे ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर से हम लोग दोनों तरफ जाते हैं। जैसे ये है ईस्ट यानी कि पूर्वी और ये है वेस्ट यानी कि पश्चिमी। हम 0 डिग्री से जब पूर्व की ओर जाते हैं तो समय होता है प्लस। हम 0 डिग्री से जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय होता है माइनस। यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर से हम लोग जैसे 1 डिग्री पर आ गए। जैसे ये जो रेखा है ये 1 डिग्री है, ये जो रेखा है जैसे 2 डिग्री है, इधर जैसे ये 1 है, इधर ये 2 है। तो जैसे हम लोग 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में जाते हैं, जैसे ये एक रेखा है 1 डिग्री और हम यहां देखेंगे ये दूसरी रेखा है 2 डिग्री। तो एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 4 मिनट के हिसाब से हम बात करें तो पूर्व की ओर हम जाते हैं 0 डिग्री से, यानी कि इसको जीएमटी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। जब हम लोग इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाते हैं तो ये समय हो जाता है प्लस। अगर हम इस 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर आते हैं तो यहां पर आपका समय हो जाएगा 4 मिनट माइनस। यानी कि अगर मान लो कि ये 0 डिग्री देशांतर है और इस 0 डिग्री देशांतर के ऊपर 12 बजे हैं दोपहर के, तो जैसे ही आप इस पर आओगे यानी कि 1 डिग्री पर आओगे तो यहां पर टाइम हो जाएगा 12:04। लेकिन अगर आप इधर आ जाते हो तो माइनस टाइम हो जाएगा 11:56। यानी कि इधर जाओगे तो 4 मिनट प्लस, इधर जाओगे तो 4 मिनट माइनस। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। तो इस घटने बढ़ने की अगर हम बात करें कि ग्लोब के ऊपर समय घटता बढ़ता है, तो भारत पड़ता है हमारे ग्लोब के ऊपर पूर्व में पड़ता है। इसका मतलब कि ये जो जीएमटी है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जीएमटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, इसीलिए इसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इस समय रेखा का निर्धारण जो वो 1882 में हुआ था। इस समय रेखा से हम लोग पूर्व की ओर यानी कि भारत की ओर आते हैं तो समय बढ़ता है, इससे पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है जीएमटी, ये लंदन के पास से गुजरती है। लंदन यानी कि इंग्लैंड, लंदन के पास एक शहर का नाम है ग्रीनविच, उस शहर के पास से ये रेखा गुजरती है और यहीं से पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और भारत की जो समय रेखा है उसे हम कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ये है।
ये है भारतीय मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। IST या भारतीय मानक समय रेखा जो है वो है, इसका जो मान है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारतीय मानक समय रेखा जो निर्धारित की गई है वो की गई है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है वो है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, और भारतीय रेखा का नाम है भारतीय मानक समय रेखा। अब यहां पर आपको समय का अंतर जो है वो हमें निकालना है कि 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे भारत का जो अंतर है पूर्व से पश्चिम के बीच का, ये अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट। अब हमें इसको 4 से गुणा करना है। हम लोग इसको 4 से गुणा करते हैं तो पहले तो 29 को 4 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, और फिर हम लोग 18 को 4 से गुणा करते हैं तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अब 72 तो सेकंड हो गए और ये 156 मिनट हो गए, यानी कि 29 को 4 से करते हैं तो 156 होते हैं, और 18 को 4 से फिर करते हैं तो 72 होते हैं। ये 72 तो है सेकंड। अब सेकंड को मिनट बनाते हैं तो 1 मिनट 12 सेकंड हो गए। इसमें हम 1 मिनट और 12 सेकंड को अगर जोड़ दें तो ये होता है 157 मिनट और 12 सेकंड। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत के इस पूर्वी बिंदु से इस पश्चिमी बिंदु के बीच जो समय का अंतर आता है वो आता है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। इसको हम लोग बोलते हैं लगभग 2 घंटा। यानी कि भारतीय जो समय है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय है उसमें अंतर आता है लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो हमें ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय के बीच का अंतर कितना है, तो वो अंतर है लगभग 2 घंटे का। एक्यूरेट में बात करें तो वो है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का। 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड का अंतर है। लेकिन इसको पूछा जाता है तो इसमें पूछा जाता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिमी बिंदु के बीच समय का अंतर कितना है, तो ये है आपका लगभग 2 घंटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु या अरुणाचल से गुजरात के बीच समय का अंतर कितना है। ये गुजरात है और ये अरुणाचल है, और इनके बीच का अंतर है लगभग 2 घंटा। ये तो अंतर हो गया भारत के अंदर ही। इसका मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आज की डेट में अगर सूर्योदय 4 बजे हो रहा है तो यहां पर होगा 6 बजे, यानी कि 2 घंटे का अंतर हो गया लगभग। अगर वहां पे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो यहां पर होगा 8 बजे, अगर वहां पर 5 बजे हो रहा है तो यहां पर होगा 7 बजे। तो कई बार यूं भी जैसे क्वेश्चन लिखा मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो गुजरात के लोग सो रहे होते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत के देशांतरीय विस्तार के कारण जो है वो समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है, गुजरात में। सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होता है, गुजरात में होता है। तो ये भारत का एक समय का अंतर है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय समय और लंदन के समय के बीच अंतर कितना है। तो भारत और लंदन के बीच समय का अंतर अगर हम निकालें, अगर इस चीज को अगर हम देखें कि कितना अंतर है, तो आपको सीधा यही देखना है कि भारतीय जो समय रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। इसको 4 से गुणा कर देना है। इसको हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो 330 आएगा। 330 के आप लोग घंटे बना लो तो आपका आएगा 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब यह है कि लंदन के समय से भारत का जो समय है उसका अंतर है 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब आपको यूं भी पूछ सकता है कि भारत जो है वो लंदन से कितने घंटे आगे है, तो भारत लंदन से 5.5 घंटे आगे है।
इसका मतलब यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ भारत में शाम के 5:30 बजे हैं। तो भारत और लंदन के बीच में समय का 5.5 घंटे का अंतर होता है। वो हमारे से पीछे हैं, हम लोग वहां से आगे हैं, तो 5.5 घंटे भारत लंदन से या भारत इंग्लैंड से आगे। इसमें यूं पूछ सकता है भारत और इंग्लैंड के बीच के समय का कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है और भारत इसमें आगे है। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो समय है उसमें अंतर आधा घंटे का, पाकिस्तान भारत से आधा घंटे पीछे है, यानी कि पाकिस्तान की जो मानक समय रेखा है वो है 75 डिग्री। भारत और बांग्लादेश के बीच के समय का जो अंतर है वो भी आधा घंटे का, यानी कि इसकी जो समय रेखा है वो है 90 डिग्री ईस्ट और इसकी है 75 डिग्री ईस्ट। तो भारत और पाकिस्तान आधा घंटे का अंतर, पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे, बांग्लादेश भारत से आधा घंटे आगे, तो हमारा आधा घंटे का अंतर है। ये तो बात होगी समय के अंतर की। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो ये है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है मुख्य भूमि, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो है 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट जो है उसको अगर हम 4 से गुणा करें तो ये निकलता है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, यानी कि भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम बिंदु गुजरात के बीच समय का अंतर है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकंड, यानी कि लगभग 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और उससे 2 घंटे बाद में गुजरात में होता है। भारतीय मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको कहते हैं IST या भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि भारत इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। ये भारतीय समय और अंतरराष्ट्रीय समय का अंतर है। अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो पूरे विश्व में, जैसे भारत में एक ही टाइम जोन है, इसको हम कहते हैं टाइम जोन। भारत में है एक ही टाइम जोन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। पूरे विश्व में है 24 टाइम जोन। विश्व में कुल 24 टाइम जोन है, 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार से 24 टाइम जोन में पूरे विश्व को बांटा गया है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन है रूस में 11, यूएसए में है 6, कनाडा में है 5 और भारत में है 1। तो अलग अलग देशों में ये सारा का सारा जो टाइम जोन जितने ज्यादा होंगे उसका मतलब उस देश का देशांतरीय विस्तार उतना ही ज्यादा है। तो जिस देश का देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होगा उसका टाइम जो है वो उतना ही अंतर आएगा। और जैसे रूस में एक पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के बीच में 11 घंटे का अंतर है। जैसे व्लादिवोस्टोक से लेकर के और लेनिनग्राड, जैसे जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसमें व्लादिवोस्टोक और लेनिनग्राड के बीच का 11 घंटे का अंतर है, तो 11 टाइम जोन है। तो यानी कि पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है, जिसमें से 11 सर्वाधिक रूस में है, 6 यूएसए में, 5 कनाडा में, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है। भारत की एक ही मानक समय रेखा है जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारतीय जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये जो मेन गुजरती है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहले 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, जो अंतरराष्ट्रीय जो विश्व की पहली डाक परिवहन सेवा थी। भारतीय जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में अगर हम बात करें तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य उड़ीसा और 5वां राज्य है आपका यहां पे आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये तो बात होगी भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा एक ही है
जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो ये तो हमारी मानक समय रेखा की बात हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक और रेखा है जो एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत को बिल्कुल बीचों बीच दो भागों में बांट देती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये भारत के सर्वाधिक 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में अगर हम इसकी बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आप कौन कौन से राज्य हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राज्य कर्क रेखा पर वो है गुजरात। दूसरा जो राज्य है वो है राजस्थान। इसमें तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में है झारखंड। झारखंड के बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में अंतिम जो राज्य यहां पर है वो है मिजोरम। मिजोरम। तो भारतीय जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों को पार करके जाती है। इसकी अगर हम भारत में जो अधिकतम लंबाई की बात करें तो कर्क रेखा की भारत में अधिकतम लंबाई है मध्य प्रदेश में, और इसकी जो भारत में न्यूनतम लंबाई है वो है त्रिपुरा में। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा में, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। यानी कि कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग होता है ये उष्णकटिबंध होता है, और इसके उत्तरी भाग में शीतोष्णकटिबंध होता है, या भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम लोग मानते हैं उपोष्णकटिबंध। तो ये तो इसकी हम लोग अगर बात करें तो होता है। इसके बाद एक चीज और पूछी जाती है कि कर्क रेखा के निकट भारत के किस राज्य की राजधानी स्थित है। तो झारखंड राज्य की राजधानी का नाम है रांची। रांची जो शहर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। या इन 8 राज्यों में अगर हम बात करें, इन 8 राज्यों में झारखंड की राजधानी रांची जो है वो सर्वाधिक निकट स्थित है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी है, और रांची सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सर्वाधिक दूर और ये सर्वाधिक निकट। अगर दूसरी सबसे निकट राजधानी की बात करें तो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यह है दूसरी निकट। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार आईएएस में कि कर्क रेखा के निकट स्थित दूसरी राजधानी या कर्क रेखा की सर्वाधिक दूसरी निकट राजधानी कौन सी है, तो वो है गांधीनगर। लेकिन सर्वाधिक निकट कौन सी है, तो वो है रांची। सबसे दूर राजधानी है जयपुर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर भी कर्क रेखा के निकट स्थित है। नगरों में अगर हम बात करें तो उज्जैन निकट स्थित है, राजधानी में अगर हम बात करें तो रांची स्थित है। तो ये तो बात होगी कर्क रेखा की कि जो कर्क रेखा की जो भारत में स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो कर्क रेखा की भारत में स्थिति ये है कि 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, इसकी न्यूनतम लंबाई जो है वो त्रिपुरा पर है। भारत में कर्क रेखा जो है इसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी होती है, या हम लोग कहें कि लंबवत होती है।
इसके बाद में 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पर। तो 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये होती है भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा। तो सूर्य की किरणें जो है वो सीधी कब पड़ती है कर्क रेखा पर? 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को, तो 21 जून भारत में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर भारत के लिए सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर भारत के लिए दिन और रात बराबर होता है, यानी कि यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो ये तो बात होगी कर्क रेखा की। आज हम लोग इतना ही करेंगे। यहां तक आपको लोगों को आशा करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आज हम लोगों ने पढ़ा भारत का नामांकन। भारत के नामांकन में हम लोग पढ़ते हैं भारत का सबसे पुराना नाम है जम्बूद्वीप। इसके बाद में भारत का नाम पड़ा आर्यवर्त। आर्यों की निवास क्षेत्र के कारण इसको आर्यवर्त कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। आर्यवर्त के बाद में तीसरा नाम पड़ा भारत। भरत नाम का आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। या इसके अलावा कहा जाता है कि एक शक्तिशाली कबीला था या एक शक्तिशाली जन समूह था, जिसके नाम पर भी इसका नाम भारत पड़ा। इसके बाद में इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान ऐसा कहा जाता है कि सिंधु नदी को ईरानी जो लोग थे वो हिंदू नदी बोले, और उसके कारण इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान, और इस क्षेत्र के निवासियों को इन लोगों ने हिंदुस्तानी बोला। सूसा के जो अभिलेख है डोरियस प्रथम के द्वारा लिखवाए गए थे, उनमें हिंदुस्तान नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में भारत का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया जो नाम पड़ा वो पड़ा यूनानी लोगों द्वारा। यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को इंडस बोला और इस क्षेत्र को इंडिया बोला। इसके बाद में चीनी लोगों ने भारत को सिंधुको नाम दिया, यानी कि उन लोगों ने सिंधु नदी को सिंध बोला और इस क्षेत्र को सिंधुको बोला। फिर स्थिति की बात करते हैं तो ग्लोबीय दृष्टि से भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और महाद्वीपीय दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। भारत की जो मुख्य भूमि के अलावा जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिण उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, अंडमान निकोबार से। भारत से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है भारत के 5 राज्यों से, जिसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट। यह मानक समय रेखा जो है वो अंतरराष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा में। कर्क रेखा के निकट राज्यों की राजधानी की बात करें तो रांची सबसे निकट है। इसके बाद में है गांधीनगर गुजरात। सबसे दूर राजधानी है जयपुर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सबसे लंबवत पड़ती है, जब भारत में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर होती है। उस टाइम 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। कल मैं अगला इसके बाद अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई चीज ना समझ में आई है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।